हमारे आसपास हर एक पल एक बिल्कुल अनदेखी दुनिया अपना काम कर रही है। एक ऐसी दुनिया जहां तत्व आपस में टकरा रहे हैं, टूट रहे हैं और लगातार नई चीजों का निर्माण कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री केवल लैब्स में रखे उन रंग बिरंगे रसायनों तक सीमित नहीं है। दरअसल ये हमारी हर सांस, हमारी हर गतिविधि और हमारे चारों ओर मौजूद हर चीज के बदलाव के पीछे का असली कारण है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया को डिकोड करते हैं। इस विश्लेषण में हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान करना सीखेंगे, फिर उनकी भाषा समझेंगे और जानेंगे कि समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। इसके बाद हम अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं को देखेंगे, संयोजन से लेकर विस्थापन तक। यह क्रमबद्ध तरीका इस पूरे विषय को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगा। जरा रोजमर्रा की एक साधारण सी बात पर गौर करते हैं। गर्मियों में रसोई में रखे दूध का खट्टा हो जाना, नमी वाले मौसम में लोहे पर जंग लगना या फिर हमारे शरीर में भोजन का पचना, इन सब में आखिर क्या समानता है? बाहर से देखने पर ये घटनाएं एकदम अलग लग सकती हैं, लेकिन मूल रूप से ये सभी रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज हैं। यहाँ किसी भी चीज की पुरानी पहचान पूरी तरह बदलकर कुछ नया और बिल्कुल अलग बन जाती है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हम इन छोटे छोटे परमाणुओं को अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई अभिक्रिया सच में हुई है? यहीं पर हमें एक जासूस की तरह काम करना होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पकड़ने के लिए 4 पक्के सुराग होते हैं। अगर चीज की अवस्था में परिवर्तन हो, रंग बदल जाए, कोई गैस निकले या फिर तापमान में अचानक बदलाव महसूस हो, तो समझ लीजिए कि कोई अदृश्य रासायनिक परिवर्तन घटित हो चुका है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान। देखते हैं कि ये थ्योरी वाले परिवर्तन असल जिंदगी में कैसे दिखाई देते हैं। इसे एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जब दानेदार जस्ते यानी जिंक पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है तो एक बहुत ही तीव्र अभिक्रिया होती है। जस्ते के दानों के आसपास तुरंत हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनने लगते हैं और अगर उस वक्त फ्लास्क को छुआ जाए तो वो काफी गर्म महसूस होता है। मतलब गैस का निकलना और तापमान का बढ़ना, ये दोनों सुराग एक साथ मिलकर साबित कर रहे हैं कि यहाँ एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन चल रही है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रासायनिक समीकरणों की भाषा। अब हर बार पूरी कहानी लिखना तो बहुत उबाऊ हो जाएगा ना, इसीलिए एक यूनिवर्सल शॉर्टहैंड भाषा की जरूरत पड़ी। इन रासायनिक समीकरणों को लिखने के पीछे ब्रह्मांड का एक बहुत ही कड़ा और दिलचस्प नियम काम करता है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रकृति हर एक परमाणु का पूरा हिसाब रखती है। किसी भी अभिक्रिया में न तो कुछ नया जादुई तरीके से पैदा होता है और ना ही कुछ पूरी तरह नष्ट होता है। अभिक्रिया से पहले और बाद में तत्वों का कुल द्रव्यमान बिल्कुल बराबर होना ही चाहिए। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की इस रिएक्शन को ही ले लीजिए। यह समीकरण बहुत ही शानदार तरीके से शब्दों को प्रतीकों में बदल देता है। बाईं ओर हमारे अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स हैं और दाईं ओर हमारा अंतिम उत्पाद। बीच में लगा ये छोटा सा तीर हमें बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है। यह तरीका न केवल लिखने में आसान है बल्कि वैज्ञानिक रूप से एकदम सटीक है। यहीं से हमारा तीसरा और सबसे अहम टॉपिक शुरू होता है, समीकरणों को संतुलित कैसे करें। क्योंकि तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या हमेशा अपने आप बराबर नहीं होती और प्रकृति का हिसाब तो बराबर करना ही पड़ेगा। इस काम के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। इसके नियम बड़े सीधे से हैं। पहला, हर फॉर्मूले के चारों ओर एक बॉक्स बना लें और ध्यान रहे बॉक्स के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। दूसरा, हर तत्व के परमाणुओं की एक लिस्ट बना लें और तीसरा, जिस यौगिक में सबसे ज्यादा परमाणु हो बस वहीं से संतुलन करना शुरू करें। यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सारी उलझन को खत्म कर देता है। अगर हम लोहे और पानी की रिएक्शन के शुरुआती परमाणुओं की गिनती पर नजर डालें तो गड़बड़ी साफ नजर आती है। बाईं ओर और दाईं ओर लोहे और ऑक्सीजन की संख्या में साफ असंतुलन है। बाईं ओर सिर्फ एक लोहे का परमाणु है जबकि दाईं ओर 3 है। ऑक्सीजन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हमारा लक्ष्य इसी असंतुलन को पहचानकर उसे गणित के जरिए ठीक करना है। और थोड़ा सा गणित लगाने के बाद ये रही हमारी फाइनल संतुलित समीकरण। यहाँ एक और बहुत ही काम की चीज जोड़ी गई है, इनकी भौतिक अवस्थाओं के प्रतीक, जैसे ठोस के लिए ब्रैकेट में S और गैस के लिए G। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पानी के साथ G लिखा है
जिसका मतलब है कि पानी लिक्विड नहीं बल्कि भाप के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब जाकर यह तस्वीर पूरी तरह से मुकम्मल हुई है। भाषा और संतुलन को समझने के बाद अब अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार देखते हैं। शुरुआत करते हैं संयोजन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से, जहां चीजें जुड़ती हैं और ढेर सारी ऊर्जा बाहर निकालती हैं। संयोजन अभिक्रिया को समझने के लिए बिना बुझे हुए चूने और पानी का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। ये दोनों मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, बुझा हुआ चूना, और इसके साथ ही पैदा होती है भारी मात्रा में ऊष्मा यानी हीट। इसमें एक बड़ा शानदार व्यवहारिक पहलू भी है। इसी बुझे हुए चूने का इस्तेमाल दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है, जो हवा के साथ रिएक्ट करके कुछ ही दिनों में दीवारों पर संगमरमर जैसी चमक ला देता है। प्रकृति में ऊर्जा के लेन देन का एक बहुत ही रोचक नियम मौजूद है। कुछ अभिक्रियाएं जैसे हमारा सांस लेना या खाद का बनना उत्पादों के साथ साथ गर्मी भी पैदा करती हैं। इन्हें ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ होती हैं ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं, जिन्हें शुरू होने के लिए बाहर से ऊर्जा खींचनी पड़ती है ताकि वो पुराने बंधनों को तोड़ सकें। ऊर्जा का यही खेल सब कुछ तय करता है। इसी ऊर्जा की जरूरत हमें ले जाती है हमारी अगली श्रेणी की ओर, वियोजन और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। यहां चीजें जुड़ती नहीं बल्कि टूटकर बिखरती हैं। अब किसी भी अणु को तोड़ने के लिए ताकत तो चाहिए ही, और इस अदृश्य दुनिया में यह ताकत मुख्य रूप से 3 जगह से आती है, या तो गर्मी देकर, या बिजली का करंट देकर, या फिर सीधे सूरज की रोशनी से। ये दिखाता है कि ये रासायनिक दुनिया अपने नियमों में कितनी ज्यादा व्यवस्थित और पूर्वानुमानित है। बिजली का इस्तेमाल करके पानी को तोड़ने का ये उदाहरण इस बात को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। यहाँ पानी के मजबूत अणुओं को अलग करने के लिए इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसका नतीजा पानी अपने मूल तत्वों में टूट जाता है और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसें अलग अलग जमा हो जाती हैं। ऊर्जा के इस्तेमाल का क्या कमाल का उदाहरण है ये। और अब जरा सूरज की रोशनी का कमाल भी देख लेते हैं। जब सफेद रंग के सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा जाता है तो वो रोशनी को सोखकर ग्रे रंग के सिल्वर धातु में बदल जाता है। जानते हैं इसका सबसे आकर्षक ऐतिहासिक पहलू क्या है? पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में तस्वीरों को हमेशा के लिए कैद करने के लिए इसी रासायनिक अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता था। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी प्रमुख प्रकार पर, विस्थापन अभिक्रियाओं को समझना। ये केमिस्ट्री की दुनिया का वो खेल है जहां ताकतवर कमजोर की जगह ले लेता है। इसे कुछ इस तरह सोचिए, जब लोहे की एक कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाला जाता है तो लोहा उस घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी उसे बाहर निकालकर खुद उसकी जगह बैठ जाता है। कुछ ही देर में इस घोल का खूबसूरत नीला रंग फीका पड़कर हल्का हरा हो जाता है और लोहे की कील पर भूरे रंग का कॉपर जमा हो जाता है। यह विस्थापन का एक अत्यंत स्पष्ट और भौतिक प्रमाण है। हमने अदृश्य परमाणुओं को पहचानने से लेकर संतुलित समीकरणों के नियमों तक का एक लंबा और शानदार सफर तय किया है। लेकिन चलते चलते एक गहरे विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। चूंकि हमारा खाना पचाना और हमारा सांस लेना ये सब भी केवल ऊर्जा छोड़ने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं ही हैं जो हमारे शरीर को जिंदा रखती हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मानव जीवन का अस्तित्व ही अपने आप में संतुलित समीकरणों की एक कभी ना खत्म होने वाली श्रृंखला है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे खुद के अस्तित्व को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।